हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और क्यूटी की सीरीज में मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो बनाया था डिजिटल सम को लेके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीजें समझ में आई होंगी और उसके एप्लीकेशन का यूज करना आपने चालू किया होगा। जिन बच्चों ने उस एप्लीकेशन का यूज करना चालू किया होगा वो डेफिनेटली उनको लगा होगा कि हाँ सर, काफी हद तक हमारा टाइम बच रहा है उस मेथड का यूज करके। बाकी अगर किसी बच्चे ने वो डिजिटल सम वाली वीडियो अगर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस मेथड का यूज करके आप अपने टाइम को बहुत हद तक बचा सकते हो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तब वो चीज आपको बहुत अच्छे से बन पाएगी। और आज की जो हमारी क्लास है, और इस क्लास में मैं एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं टॉपिक बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपको मॉक में कई बार देखने को मिलता होगा, और टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक है क्या, बेन डायग्राम। ठीक है। बेन डायग्राम से मॉक में आपको काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि बेन डायग्राम क्या है। ठीक है ना। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार वो टर्मिनोलॉजी को यूज कर लेता है जो कि मुझे समझ में नहीं आता है। कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि सर बेन डायग्राम को कैसे फिल करते हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार वो माइनस करके लिखता है, कई बार वो डायरेक्ट वैल्यू को लिख देता है, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता कि कब मुझे माइनस करना है, कब मुझे डायरेक्ट लिखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। तो आज इन सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना तो डेफिनेटली इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको बेन डायग्राम में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। चलिए, तो सबसे पहले बेन डायग्राम में अगर देखेंगे तो दो तरीके से बेन डायग्राम बन सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी और क्या तीन क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो जनरली हम दो या तीन ही डिस्कस करेंगे, तीन से ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो पहले हम दो बेन डायग्राम अगर है या फिर तीन बेन डायग्राम है तो उसमें क्या क्या टाइमोलॉजी यूज हो सकती है, कौन सी वैल्यू क्या शो करेगा, इन सबको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे बात करूं पहले मैं क्या, अगर बात करें कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं कि कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो हिंदी को पसंद करता है, ठीक है। और कुछ मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो इंग्लिश को पसंद करता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कुछ हिंदी और कुछ यहाँ पे क्या इंग्लिश को पसंद करता है। ओके। इसमें अगर देखा जाए, एक मिनट रुकिएगा। ओके। तो मैं कुछ ऐसा मान चलूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। जैसे मैंने एक वेन डायग्राम बना के रखा हुआ है, यहाँ पे ए बी सी तीन वैल्यू है। तो पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आखिर मुझे ए क्या डिनोट करेगा, या ए मुझे क्या बताने वाला है, बी मुझे क्या बताएगा, सी मुझे क्या बताएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सी को लेके, अच्छा सी मतलब ये है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश जो दोनों सब्जेक्ट पसंद करते होंगे वो कौन सी वैल्यू शो करेगा, सी शो करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पसंद करता है, अगर ऐसा सवाल बनता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पसंद करता है, तो उस केस में आपका आंसर बनना चाहिए कि सी। यहाँ पे सी लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पसंद करता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी को पसंद करता है, ओनली हिंदी, क्या पे ओनली हिंदी मैंने लिखा हुआ है, तो उस केस में मुझे वैल्यू देखना पड़ेगा क्या, ए, ठीक है ना। तो ए मुझे क्या शो करेगा, ओनली हिंदी मुझे शो करेगा। ए मुझे क्या शो करेगा, ओनली हिंदी शो करेगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल इंग्लिश को पसंद करता है, मतलब ओनली इंग्लिश अगर मुझे चाहिए, तो ओनली इंग्लिश के लिए मुझे क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है। ओके। उम्मीद करता हूं यहाँ पे दो पे तो वैसे आसान है, ठीक है, प्रॉब्लम जनरली तीन पे आती है, दो पे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले कितने लोग हैं, सी, ठीक है, और ओनली हिंदी कितना, ए है, ओनली इंग्लिश कितना पे, बी है। लेकिन यही मेरा सवाल ये बन जाए, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को पसंद करता है, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को पसंद करता है। तो उस केस में मेरा आंसर ए नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ओनली हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैंने बोला हिंदी पसंद करने वाले। तो हिंदी पसंद करने वाले का मतलब ये है कि यार हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी आना जरूरी है। हिंदी के साथ में वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को पसंद कर सकता है, मतलब इंग्लिश पसंद कर सकता है, कोई इशू नहीं है,
हिंदी तो होना चाहिए, हिंदी के साथ अगर वो इंग्लिश भी पसंद करता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जब मैंने पूछा हिंदी पसंद करने वाले लोग, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि हिंदी वाले सर्कल में कौन कौन सी वैल्यू है। तो हिंदी वाले सर्कल में आपको एक वैल्यू तो ए दिखाई देगा, और दूसरा वैल्यू क्या दिखाई देगा, सी दिखाई देगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हिंदी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ए प्लस क्या सी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिर मैंने क्या बोला हुआ है, मैंने बोला कि यार ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को पसंद करता है। तो मैंने बोला हिंदी तो होना चाहिए, हिंदी के साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भले हो सकता है तो उसको भी हम लेके चलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यार हिंदी वाले सर्कल में जितनी वैल्यू है उन सबको ऐड कर दूंगा, तो हिंदी वाले सर्कल में ए और क्या सी है। तो हिंदी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ए प्लस क्या सी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश को पसंद करता है, ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश को पसंद करता है। उम्मीद करता हूं काफी लोगों को क्लियर होगा कि सर इस बार कुछ नहीं करना, इंग्लिश वाले सर्कल में जो भी वैल्यू आप उनको ऐड कर दीजिए। तो इंग्लिश वाले सर्कल में वैल्यू कौन कौन सी है, बी और क्या सी। तो बी प्लस क्या सी, ये वहां पे बनना चाहिए। तो ये तो मैंने बात की क्या, जब वहां पे दो वेन डायग्राम दिया हुआ था, तो इस तरीके से ये कुछ वैल्यू है जो मुझे समझ में आना चाहिए कि ए मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी क्या बताएगा, सी क्या बताएगा। ठीक है, हिंदी अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा, इंग्लिश अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा, ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश अगर चाहिए तो किस तरीके से वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तो मैंने बताया जब दो वेन डायग्राम थे, लेकिन अगर तीन अगर हुआ तो कैसे करेंगे वो जरा समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वेन डायग्राम को समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने ऐसा बोला कि टोटल टी लोग हैं, टोटल क्या टी लोग हैं, और तीन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश और क्या मैथ्स। और वेन डायग्राम के अंदर मैंने वैल्यू पहले से फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास है। क्या शो कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट यहाँ पे क्या पास है, ये मुझे शो कर रहा है। ओके, तो अब यहां से जैसे मेरा पहला सवाल अगर ये बनता है, नंबर ऑफ पर्सन हु पास इन हिंदी, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी को पास में हिंदी सब्जेक्ट में पास है। ठीक है ना, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी सब्जेक्ट में पास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी लोगों को पिक्चर क्लियर होगा। जैसे लास्ट वाला वेन डायग्राम जब मैंने देखा था, हिंदी और इंग्लिश वाला, तो मैंने बताया था हिंदी में पास अगर चाहिए या हिंदी लाइक करने वाले लोग अगर चाहिए, तो हिंदी वाले सर्कल में जो भी वैल्यू है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि यार मुझे हिंदी में कितने लोग पास है। तो हिंदी में भले पास हो, लेकिन हिंदी के साथ आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यार हिंदी वाले सर्कल में जो भी वैल्यू आप उनको ऐड कर दो। तो हिंदी वाले सर्कल में आप जाएंगे तो हिंदी वाले सर्कल में कौन कौन सी वैल्यू आ रहा है, हिंदी वाले सर्कल में वैल्यू आ रहा है क्या, ए। ठीक है, इसके अलावा वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे, क्या एफ। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जी और क्या डी। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं हिंदी में कितने लोग पास है, तो हिंदी वाले सर्कल में जो भी वैल्यू है, ए एफ जी और डी, सिंपल सी बात है, सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा हिंदी में कितने लोग पास है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, तो कुछ नहीं होता, इंग्लिश वाले सर्कल में जो भी वैल्यू है उनको ऐड कर लेता, मतलब बी प्लस एफ प्लस जी प्लस क्या ई। अगर पूछा जाए मैथ्स में कितने लोग पास हैं, तो मैथ्स वाले सर्कल में जो वैल्यू है आप उनको ऐड कर देते हैं, डी प्लस जी प्लस ई प्लस क्या सी। इस तरीके से वैल्यू निकल के जाता, ठीक है ना। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि यह बात क्लियर होगा कि किसी सब्जेक्ट में अगर पास स्टूडेंट चाहिए तो वो कैसे निकल सकता है। इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं, लिखा जैसे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु पास इन ओनली हिंदी, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी में पास है, ओनली हिंदी। मतलब हिंदी के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, केवल हिंदी ही होना चाहिए। तो ओनली हिंदी में आपको केवल एक ही वैल्यू दिखाई दे रहा है, वो क्या ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। क्या बनेगा, ए। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली इंग्लिश में पास, ओनली इंग्लिश में पास, तो आप बोलते सर आंसर बी आना चाहिए। अगर ओनली मैथ्स में पास, ओनली मैथ्स में पास, तो आंसर क्या बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। तब आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा कि ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल है, ओनली हिंदी मतलब ए, ओनली इंग्लिश बी, ओनली मैथ्स मतलब क्या आएगा, सी आना चाहिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या बन सकता है और क्या पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश में पास होना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब कि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के साथ में वो मैथ्स में भी पास हो सकता है, तो उस वैल्यू को भी हम लेके चलेंगे। मतलब हिंदी और इंग्लिश तो हमें चाहिए ही चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश के साथ अगर मैथ्स में भी पास होता है तो उस वैल्यू को भी मुझे लेके चलना पड़ेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि हिंदी और इंग्लिश का जो इंटरसेक्शन है उस वैल्यू को लेके चलना है। हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, तो आप ये समझ सकते हो इस तरीके से, ये हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना, एंड का जो मतलब है ना, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों के बीच में क्या कॉमन है। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉमन दो वैल्यू है, एक तो क्या एफ और क्या जी। क्या पे एफ और क्या जी। मतलब हिंदी में पास होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए, दो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ अगर मैथ्स में भी पास है तो उस वैल्यू को बिल्कुल मैं ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ प्लस क्या जी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सेम अगर मैं बोलता कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इंग्लिश और क्या, हिंदी और सॉरी, अगर मुझे चाहिए मैथ्स और क्या हिंदी, मैथ्स और हिंदी चाहिए होता तो डी प्लस बी बन जाता। मुझे अगर चाहिए होता मैथ्स प्लस क्या इंग्लिश, मैथ्स प्लस इंग्लिश अगर चाहिए, या मैथ्स या इंग्लिश चाहिए, तो ई प्लस क्या बन जाता, जी बन जाता। ओके, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, भाई दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या है। तो जैसे आपने देखा हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉमन क्या है, एफ और क्या जी है, तो इन दोनों को हमने आपस में क्या ऐड कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं, नंबर ऑफ पर्सन हु पास्ड इन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। अब इस बार मैंने लिखा हुआ है ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। ओनली का मतलब यह है कि केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में ही पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के साथ अगर मैथ्स में भी पास है तो उस वैल्यू को मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि उसने क्लियर लिखा हुआ है केवल हिंदी और इंग्लिश में ही पास होना चाहिए। इससे पहले वाले एग्जाम्पल या पहले वाले क्वेश्चन को आप देखें और इस वाले क्वेश्चन को देखें तो डिफरेंस इतना सही है। वहां लिखा था हिंदी एंड इंग्लिश में पास होना चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश के साथ मैथ्स भी हो सकता था। लेकिन मैं लिखा यहाँ पे ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब केवल हिंदी और इंग्लिश ही मुझे चाहिए, उसके साथ में मैथ्स नहीं हो सकता है। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, हु पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स। मतलब ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश में पास हैं पर मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं ओनली हिंदी एंड इंग्लिश लिखता हूं, या मैं ये लिखता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास है पर मैथ्स में पास नहीं है, तो दोनों का मतलब एक ही बनेगा। ओके, अलग अलग मतलब नहीं होगा। अब रही बात इस क्वेश्चन का आंसर, तो वो क्या बनना चाहिए, तो देखो हिंदी और इंग्लिश के बीच में तो इंटरसेक्शन तो पूरा ये निकल के आ रहा है, ये पूरा निकल के आ रहा है, कॉमन तो ये है। लेकिन आप एफ को देखोगे तो एफ केवल कौन सा आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश आ रहा है। जी की बात करेंगे तो हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और क्या आएगा, मैथ्स भी आएगा। इस कारण से मैं इस वाली वैल्यू को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए, केवल हिंदी और इंग्लिश ही मुझे चाहिए। तो ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में केवल वैल्यू कौन सी आ रही है, एफ आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एफ बनना चाहिए। यही अगर मैं आपसे पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में पास है, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, तो ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स अगर मैं बोल देता तो उस केस में जो मेरा आंसर बनता वो क्या बन जाता, ई। तब आंसर क्या आता, ई आता। यही अगर मैं लिखता कि ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे ओनली हिंदी एंड मैथ्स, केवल हिंदी और मैथ्स में पास है, तो ओनली हिंदी एंड मैथ्स अगर मैं लिख देता तो उस केस में फिर मेरा जो आंसर है, आंसर क्या बन जाता, डी बन जाता। ओके, उम्मीद करूंगा कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्लियर होगा। मैंने इससे पहले वाले पे ओनली वर्ड का यूज नहीं किया था, यहां मैंने ओनली वर्ड का यूज किया हुआ है। अगर मैं ओनली वर्ड का यूज करता हूं तो तीनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू है उसको आप नहीं ले सकते हो। अगर मैं ओनली वर्ड का यूज नहीं करता, ओनली वर्ड का यूज नहीं करता, केवल हिंदी और इंग्लिश लिखता, तो एफ प्लस जी आंसर बनता। मैं अगर लिखता हूं मैथ्स और हिंदी तो डी प्लस जी आंसर बनता। अगर मैं लिखता इंग्लिश और क्या मैथ्स तो आंसर बनता ई प्लस क्या जी बन जाता। लेकिन मैंने ओनली वर्ड लगा दिया तो जी वाली वैल्यू को मैं नहीं ले सकता हूं। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में और भी चीजें हम समझते हैं। देखो वेन डायग्राम में ना, आपको वेन डायग्राम को फिल करना आना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, वेन डायग्राम में जो वैल्यू है
वो मुझे क्या शो करेगा वो समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आएगा तो वेन डायग्राम आप इजीली फिल भी कर सकते हो और क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अब कौन सी वैल्यू क्या शो करेगा मुझको नहीं पता है, वेन डायग्राम कैसे फिल होगा मुझे नहीं पता है, तो उस केस में आप चाह के भी आंसर नहीं निकाल सकते हो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन हु पास इन आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो या तो हिंदी में पास हो या इंग्लिश में पास हो, या तो हिंदी या फिर क्या इंग्लिश। अब जैसे मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है मिलाकर, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश को आप मिला देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। और का मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश को आपस में आप मिला दोगे, या तो हिंदी में पास हो या इंग्लिश में पास हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखो यार हिंदी वाले सर्कल में वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। तो हिंदी वाले सर्कल में वैल्यू क्या क्या आ रहा है, हिंदी वाले सर्कल में आप देखेंगे तो ए आ रहा है, इसके अलावा क्या एफ आ रहा है, जी आ रहा है, और क्या डी आ रहा है। ये हिंदी वाले सर्कल में है। ओके, अब देखोगे आप कौन सा सर्कल, इंग्लिश वाला सर्कल। तो इंग्लिश वाले सर्कल में बी आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है और ई आ रहा है। लेकिन एफ और जी, एफ और जी ये ऑलरेडी हो चुका है, पहले से आप लिख चुके हैं, तो उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आप देखेंगे वैल्यू क्या क्या बच चुकी है। तो इसके अलावा वैल्यू बचा हुआ है, एक तो बी बचा हुआ है और दूसरा वैल्यू क्या बचा हुआ है, ई बचा हुआ है। तो सिंपल ये आंसर हो गया, सिंपल क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मैंने एफ और जी को दो बार क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एफ और जी दो बार वहां पे काउंट हो जाएंगे, जबकि काउंट तो केवल एक ही बार करना है। उसे आपने हिंदी में काउंट कर लिया है तो आपको इंग्लिश में काउंट दोबारा नहीं करना है। ओके, उम्मीद करता हूं और वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ्स और क्या इंग्लिश में पास है, क्या मैथ्स और इंग्लिश में पास है। तो मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ्स वाले सर्कल में आप वैल्यू देखते हैं, तो मैथ्स वाले सर्कल में आप वैल्यू देखोगे तो क्या क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या डी आएगा, ई आना चाहिए और क्या आएगा, जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा। मैथ्स और क्या इंग्लिश। अब आप इंग्लिश वाले सर्कल में देखोगे तो इंग्लिश वाले सर्कल में आप जब जाएंगे तो आपने देखा बी, एफ, जी और ई, ये चार वैल्यू है। लेकिन जी और ई ऑलरेडी हो चुका है तो इसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल क्या बचेगा, बी और एफ। तो सिंपल है, आप बी प्लस एफ आप लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज समझ में आ रही होगी। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, कॉमन। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। ओके, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब आपको मिला के बोलना है। ओके, तो आपने यहाँ पे और वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, एंड वाला भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और क्या लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन हु पास इन आइदर हिंदी और इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स, who the number of person who pass in either हिंदी और इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स। भाई मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए। तो देखो हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में वैल्यू क्या क्या है, ए, एफ, जी, डी, ये हिंदी में वैल्यू है, ठीक है ना। तो ए को तो मैं ले सकता हूं कि हिंदी में पास चाहिए, तो ए आपने ले लिया, सिंपल सी बात है। एफ की बात करेंगे तो मुझे चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश, तो चलिए एफ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ भी आप लिख दीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जी की, तो जी को मैं नहीं ले सकता हूं। जी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जी हिंदी में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है और किस में पास है, मैथ्स में भी पास है। उसने क्लियर लिखा हुआ है मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए, मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जी को आप नहीं ले सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं डी पे आऊं तो डी वाली जो वैल्यू है वो हिंदी में भी पास है और मैथ्स में भी पास है। भाई मैथ्स मुझे नहीं चाहिए तो डी को आप नहीं ले सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बोला पहले ए, ए हिंदी में पास है, हमने लिख लिया। एफ हिंदी के साथ इंग्लिश में पास है, तो भाई इंग्लिश में मैं ले सकता हूं, उससे तो क्लियर लिखा हुआ है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। लेकिन मैंने बोला जी नहीं आएगा। जी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जी हिंदी में पास है, इंग्लिश में पास है, मैथ्स में भी पास है, जबकि मैथ्स में मुझे पास नहीं चाहिए, इसलिए जी नहीं आया। उसी तरीके से डी भी नहीं आया, क्योंकि डी हिंदी में पास है, साथ में क्या मैथ्स में पास है। अब मैं यहां पे बढ़ता हूं, इस तरफ आते हैं, तो आते हैं इंग्लिश वाले सर्कल पे। बी, भाई बी ले सकते हैं क्योंकि केवल इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश, तो बी ले सकता हूं, ठीक है। एफ तो ऑलरेडी हो चुका है, जी नहीं ले सकते। ई की बात करें तो ई इंग्लिश में पास होगा और साथ में क्या मैथ्स में पास होगा, मैथ्स मुझे नहीं चाहिए तो आप ई भी नहीं ले सकते हो। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, ए प्लस एफ प्लस क्या बी, सिंपल सी बात है, ए प्लस एफ प्लस क्या बी। उम्मीद कर रहा हूं
कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ चीजें क्लियर होगी। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे मैंने सिंपल ये लिखा था, हिंदी या इंग्लिश में पास होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में पास होना चाहिए। तो हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, उसके साथ में वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पास हो सकता था, कि मतलब हिंदी के साथ में मैथ्स में पास है, हिंदी के साथ इंग्लिश में पास है, इंग्लिश के साथ हिंदी में पास है, या इंग्लिश के साथ मैथ्स में पास है। वो एक्स्ट्रा हो सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया कि भाई मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए, मैथ्स में पास नहीं होना चाहिए। इस कारण से मैंने यहाँ पे जी, डी और ई इस वैल्यू को नहीं लिया, क्योंकि ये मैथ्स में पास था। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं और क्या बनेगा इसमें आखिर। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है, ओनली वन। तो ओनली वन, तो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ये मुझे शो कर रहा है क्या, ओनली हिंदी। ओके, ये जो बी है ये शो कर रहा है मुझे ओनली क्या, इंग्लिश। सी मुझे क्या शो कर रहा है, ओनली क्या, मैथ्स, मतलब केवल सिंगल सब्जेक्ट। अगर ओनली वन सब्जेक्ट अगर चाहिए तो इसका मतलब आंसर बनना चाहिए ए प्लस बी प्लस क्या, सी। क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। केवल एक सब्जेक्ट में जो लोग पास है वो क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस क्या, सी यहाँ पे बन रहा है। ओके, इसी में अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ओनली टू सब्जेक्ट। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल दो सब्जेक्ट में पास हो, ओनली टू। तो ओनली टू यानी क्या, दो सब्जेक्ट में एफ आ रहा है, डी आ रहा है और ई आ रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी प्लस ई प्लस यहाँ पे क्या, एफ। सिंपल, ओनली टू सब्जेक्ट है। ओके, ऑल थ्री पूछेगा तो जी बन जाएगा, अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करेगा तो क्या बन जाएगा, जी बन जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू का मतलब ये है कि कम से कम दो सब्जेक्ट, मतलब दो से कम नहीं हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, तीन हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे दो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। एक तो वैल्यू कौन सी बनेगी, ओनली टू, ऐसे लोग जो केवल दो सब्जेक्ट के पास है। और मुझे कौन सी वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, ऑल थ्री, जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, ओनली टू और क्या, ऑल थ्री। तो ओनली टू में क्या क्या आ रहा है, डी प्लस ई प्लस क्या, एफ। ऑल थ्री में क्या निकल के आ रहा है, जी। क्या निकल के आया है, जी। सिंपल, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। और यही अगर आपसे ये पूछा जाता इस तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बोल रहा है तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एक से कम नहीं होगा पर एक से ज्यादा हो सकता है। एक से ज्यादा का मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, अगर एटलीस्ट वन अगर बोला है तो ओनली वन वाले आपस में ऐड होंगे, इसके अलावा क्या, ओनली टू वाले आपस में ऐड होंगे, और फिर वैल्यू कौन सी ऐड होगी, ऑल थ्री। ऑल थ्री आपस में क्या ऐड होगी, तो ओनली वन यानी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस क्या, सी। ओनली टू मतलब क्या आएगा, डी प्लस ई प्लस एफ। ऑल थ्री मतलब क्या, जी। तो एटलीस्ट वन अगर पूछा हुआ है तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि ये पूछा गया है कि इन सबका टोटल कितना है। ठीक है ना, एटलीस्ट वन में ये सब वैल्यू काउंट हो जाएंगे। तो ये मैंने ये समझा कि वेन डायग्राम में कौन सी वैल्यू क्या शो करेगा, टर्मोलॉजी का मीनिंग हमने समझा कि ओनली अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ओनली वर्ड नहीं लिखा तो वहां पे वैल्यू कैसे मुझे लेनी है, एटलीस्ट वन क्या होगा, एटलीस्ट टू क्या होगा, ये हमने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे वेन डायग्राम को कैसे फिल किया जाता है, वेन डायग्राम में कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, सेट थ्योरी के फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। तो फॉर्मूले भी हम जरा समझेंगे। ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले ये देखूं, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें दो पे, तो दो पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एन ए यूनियन क्या, बी, इक्वल टू क्या आना चाहिए, एन ए प्लस क्या, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत हमको पड़ सकती है। ये दो पे, यही अगर बात करें तीन पर, तो तीन पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए यूनियन बी यूनियन क्या, सी, इक्वल टू क्या बनेगा, एन ए
प्लस क्या एन बी प्लस क्या एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस यहां पे क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी। ये तीन पर फॉर्मूला आएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूले का यूज करना बिल्कुल बताऊंगा कि फॉर्मूले का यूज कैसे और कब करना है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये दो फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन दो फॉर्मूलों की जरूरत हमें पड़ सकती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या कोई डेटा को निकालते समय। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लेंगे। और इसमें अगर मैं बात करूँ किसी एग्जांपल से, अब मैं आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम को फिल कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं लिया हुआ है। देयर आर टोटल 1300 पर्सन, 600 पर्सन लाइक फुटबॉल, 500 लाइक हॉकी, 700 लाइक क्रिकेट। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से। इसको अब मान लेते हैं ये फुटबॉल को शो करेगा, इसको मैंने मान लिया कि ये हॉकी को शो करेगा, और ये हमने क्या मान लिया, क्रिकेट मान लिया। ओके, अब जैसे लिखा हुआ है कि टोटल कितने 1300 लोग हैं, 600 पर्सन ऐसे जो फुटबॉल को लाइक करता है। अभी जो 600 है ना, ये 600 मुझे ये शो कर रहा है कि ये फुटबॉल वाले सर्कल का टोटल शो कर रहा है कि 600 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करता है। ओनली फुटबॉल नहीं लिखा हुआ, इस बात का मतलब समझना। ओनली फुटबॉल लिखा होता तो एक अलग मीनिंग निकलता, लेकिन फुटबॉल निकला है तो एक अलग मीनिंग निकल रहा है। फुटबॉल पसंद करता है, इसका मतलब वो ये शो कर रहा है कि आप फुटबॉल वाले सर्कल का टोटल, फुटबॉल वाले सर्कल का टोटल कितना 600 होना चाहिए, ये मुझे ये शो कर रहा है। ओके, 500 लाइक हॉकी, ये मुझे ये शो कर रहा है कि हॉकी वाले सर्कल का टोटल कितना 500 होगा। 700 लाइक क्रिकेट, ये मुझे ये शो कर रहा है कि यार क्रिकेट वाले सर्कल का टोटल कितना 700 है, क्रिकेट वाले सर्कल का टोटल कितना 700 है, ये मुझे ये शो कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। 150 पर्सन लाइक फुटबॉल एंड हॉकी, 150 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी को पसंद करता है। मतलब ये फुटबॉल और हॉकी के बीच में इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ना पूरा ये वाला, इस तरीके से ये, ठीक है ना, ये मुझे ये शो कर रहा है पूरा इंटरसेक्शन, ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकना यार, ठीक है। तो डायरेक्ट फिल नहीं करना है, ये इसका मुझे शो कर रहा है कितना 150, मैं लिख लेता हूँ 250 लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट कितना 250 है, ध्यान रखिएगा। ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ है। और 200 लाइक क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी कितना 200। ओके, ये मुझे शो करा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है ना, इस तरीके से शो कर रहा है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे क्या 50% लाइक ऑल थ्री, 50 लोग ऐसे जो तीनों गेम को लाइक करता है। तो तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कितना 50, या फिल कर दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकालता हूं ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, क्या निकालूंगा, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, वो कैसे आएगा भाई, इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का सम कितना 150 है, ठीक है, इंटरसेक्शन है ना, तो इन दोनों का सम कितना है 150 है। 150 में से 50 हो चुका है, 150 में से 50 हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितना 100 आएगा। 100 कैसे लिखा हुआ है, 150 माइनस 50 करने पे 100 आएगा, सिंपल सी बात है। सेव आप यहां आ जाइए भाई, इन दोनों का जो टोटल है ना, इन दोनों का टोटल कितना 250 है। 250 में से 50 हो चुका है, 250 में से 50 हो चुका है, तो सिंपल सी बात है कितना 200 आएगा। सेम, इन दोनों का जो सम है या इन दोनों का जो टोटल है कितना 200 है, और 200 में से 50 हो चुका है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितना आएगा 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ पूछता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली फुटबॉल और हॉकी पसंद करता है, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, तो मैं बोलूंगा सर 100 आंसर आना चाहिए। मैं अगर पूछता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली हॉकी एंड क्रिकेट को पसंद करता है, ओनली हॉकी एंड क्रिकेट, तो मैं बोलूंगा सर 150 आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट को पसंद करता है, फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, तो आप बोलोगे सर आंसर 250 होना चाहिए, क्योंकि वैसा मैंने ओनली नहीं लिखा हुआ है। अगर बात करें ओनली फुटबॉल निकालना है, तो ओनली फुटबॉल कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया था फुटबॉल वाले सर्कल का जो टोटल है वो 600 है, कितना पे 600 है। ओनली फुटबॉल अगर चाहिए तो 600 में से आप इन सभी वैल्यू को माइनस कर लीजिए,
इन सभी वैल्यू को मैच करेंगे फुटबॉल वाले के अंदर। 200 प्लस 100 कितना 300, ये कितना 350, कितना पे 350। तो 600 में से आप 350 को माइनस करेंगे। 600 माइनस 350, तो आप ये बोलोगे कि सर ओनली फुटबॉल कितना 250 आना चाहिए। ओनली फुटबॉल कितना आएगा 250 आना चाहिए। उसी तरीके से अगर मुझे चाहिए हो क्या ओनली हॉकी, तो ओनली हॉकी कैसे आएगा? 500 में से हॉकी वाले सर्कल का टोटल माइनस कर लीजिए। 150 प्लस 50 यानी कितना 200 प्लस 100 यानी कितना 300। तो अब 300 को माइनस करोगे तो ओनली हॉकी कितना आएगा 200 आना चाहिए। सिंपल। ओनली क्रिकेट निकालना है तो ओनली क्रिकेट कैसे आएगा? ये 700 में से क्रिकेट वाले सर्कल में जो वैल्यू उनको माइनस कर लीजिए। 200 200 यानी कितना 400। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 300। कितना आएगा 300। सिंपल सी बात है, कितना पे 300 आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम को फिल कर लिया है। वेन डायग्राम अगर फिल हो चुका है तो फिर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली वन गेम को लाइक करता है। तो ओनली वन बोलेगा तो 250 प्लस 200 प्लस 300 बन जाएगा। ओनली टू गेम बोलेगा तो हम वो निकाल देंगे, ऑल थ्री, एटलीस्ट टू। तो अगर ये सब पूछेगा तो आंसर आप कर सकते हो। लेकिन यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूं, एक सवाल अगर मैं पूछता हूं, द नंबर ऑफ पर्सन हु डोंट लाइक एनी गेम, ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी गेम को पसंद नहीं करता है? ठीक है ना? ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी गेम को पसंद नहीं करता है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने देखा टोटल कितने लोग थे, 1300 था। कितना 1300 था। 1300 में से जो किसी ना किसी गेम को पसंद करता है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, जो किसी ना किसी गेम को पसंद करता है अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जो किसी भी गेम को पसंद नहीं करता है। तो वेन डायग्राम के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू शो कर रहा है, जो किसी ना किसी गेम को लाइक करता है। तो इसका मतलब है कि टोटल में से मैं इन सभी वैल्यू को माइनस करूंगा। इतना सा लॉजिक है। तो क्या क्या बनेगा, 1300 माइनस में क्या होगा 250, प्लस कितना होना चाहिए 200, प्लस कितना होगा 300। ये ओनली वन वाला हुआ। ओनली टू में आप जाएंगे तो 100 होगा, फिर कितना 200 है, 150, और प्लस कितना पे 50। मतलब वेन डायग्राम का जो वैल्यू थी ना, अब सिंपल आप उसको ऐड करके माइनस करने वाले हो, तो उसको आप ऐड कर लीजिए। ये कितना होगा 1300 होना चाहिए, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना 4, फिर 7 7 8, 1000 1000 और कितना पे 200। तो 1200 1250, 1250। कितना पे 1250 माइनस आप करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर 50 लोग ऐसे हैं जो किसी भी गेम को लाइक नहीं करता है, 50 लोग ऐसे हैं जो किसी भी गेम को लाइक नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने वेन डायग्राम को फिल किया हुआ है, और वेन डायग्राम अगर फिल हो गया तो फिर मेरे सारे सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएंगे। फिर क्वेश्चन का आंसर निकालने में फिर हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके। इसके बाद में अगर मैं एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ूं, ठीक है ना, जैसे इस वाले की तरफ आते हैं। इस वाले में क्या लिखा हुआ है, देर आर टोटल 1300 पर्सन, 600 पर्सन लाइक फुटबॉल। मतलब एग्जाम्पल मैंने सेम रखा हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना, देखो ऐसा समझ लेते हैं। टोटल कितना 1300 लोग हैं। बना ही लेते हैं, बेन डायग्राम ज्यादा सही रहेगा, छोटा सा बेन डायग्राम साइड में बना लेते हैं। ओके। ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया हॉकी, और ये हो गया क्या, क्रिकेट, है ना। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं भाई, 600 लोग हैं। ओके। और हॉकी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 500 लोग हैं। और 700 किसमें, क्रिकेट में है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 250 फुटबॉल एंड क्रिकेट। 250 फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये कितना आपके 250 फुटबॉल एंड क्रिकेट। 200 पर्सन लाइक क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी ये 200 हो गया। ओके। 50 पर्सन लाइक ऑल थ्री गेम्स, ये 50 हो गया। ओके। अब इसके बाद जाएगा एंड 50 पर्सन हु डोंट लाइक एनी गेम, 50 लोग ऐसे जो किसी भी गेम को लाइक नहीं करता है। अब 50 लोग ऐसे जो किसी भी गेम को लाइक नहीं करता, ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका मतलब लाइक करने वाले जो टोटल लोग हैं, जो किसी ना किसी गेम को लाइक करेगा, लाइक करने वाले जो टोटल लोग हैं ना, वो कितने होंगे 1300 माइनस कितना 50। लाइक करने वाले टोटल लोग कितने होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। ओके। अब होगा क्या, जैसे 250 माइनस 50, ये कितना 200 आएगा। 200 माइनस 50 ये कितना आएगा, 150 आएगा।
700 में से आप इसको माइनस करोगे तो 700 माइनस 400 यानी कितना 300 आना चाहिए, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात कि सर ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है, इस वाली वैल्यू को मुझे निकालना है। इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए मैं चाहूं तो फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो एक्स मान के भी जा सकता हूं, लेकिन मैं एक्स मान के नहीं जा रहा हूं, मैं फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूं। एक्स मान के तो आप निकाल ही सकते हो, फॉर्मूले का यूज कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 पर फॉर्मूला क्या था, एन ए यूनियन बी यूनियन क्या सी, इक्वल टू क्या, एन ए प्लस क्या था, एन बी प्लस क्या था, एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस यहाँ पे क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन क्या सी, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला था। अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये है कि यार ऐसे कितने लोग हैं जो किसी ना किसी गेम को लाइक करता है, टोटल लाइक करने वाले लोग। तो टोटल लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 1250, 12 कितना 50। अब एन ए मुझे ये शो करेगा ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल को लाइक करता है, ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल को लाइक करता है। तो फुटबॉल लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 600 लोग हैं, कितना पे 600 है। एनबी, एनबी मुझे ये शो करेगा ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी को पसंद करता है, तो हॉकी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 500। सेम एनसी, ऐसे कितने लोग जो क्रिकेट को पसंद करता है तो कितना का 700 आना चाहिए। फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी मुझे ये शो करेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और हॉकी को पसंद करता है। तो फुटबॉल और हॉकी पसंद करने वाले लोग जो है ना वो मान लेता हूं कितना एक्स है, कितना पे एक्स है। बी इंटरसेक्शन सी मुझे ये शो करेगा ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे हॉकी और क्रिकेट को पसंद करता है। तो हॉकी और क्रिकेट पसंद करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 250 लोग फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है ना। हॉकी एंड क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, कितना पे 200 लोग हैं। तो माइनस यहाँ पे 200 कर लीजिए और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, फुटबॉल और यहाँ पे क्या क्रिकेट, वो कितने यहाँ पे 250 लोग हैं। और तीनों का इंटरसेक्शन कितना 50 है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स आप निकालेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 12 कितना 50, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 कितना 1800 आएगा। 1800 माइनस कितना एक्स होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस कितना पे माइनस कितना 400 बचेगा। और ये क्या बन रहा है 1250, 1250 इक्वल टू ये कितना बन रहा है 1400 माइनस कितना x, तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अब माइनस जब करेंगे कितना आएगा 150। यानी फुटबॉल और यहाँ पे क्या हॉकी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 150 लोग हैं। अगर ये 150 लोग हैं तो 150 में से 50 हो चुका है तो सिंपल कितना 100 आएगा। फिर सेम आप उसी तरीके से वैल्यू निकालोगे, 600 माइनस यहाँ पे कितना 350, तो ये 250 बनना चाहिए। और 500 माइनस यहाँ पे कितना 300 यानी कितना आएगा 200 बनना चाहिए। तो ये फ्री है, मेरा बेन डायग्राम यहाँ पे फिल हो चुका है, बेन डायग्राम फिल हो चुका है तो फिर आंसर भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बस ये बताया कि बेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेन डायग्राम कैसे फिल किए जाते हैं और फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ये सब चीजें पहले क्लियर होना चाहिए, तब मुझसे वेन डायग्राम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो काफी पैटर्न के सवाल आपको मिलेंगे। तो वो प्रैक्टिस के साथ आपके लिए बहुत अच्छा इंप्रूव होता चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी से चीज आपसे बन सकती है। तो उम्मीद मैं करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे आप हमें वीडियो बना कर दें या इस टॉपिक का कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझा दीजिए, तो आप बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा उससे मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। हो सकता है सर मुझे टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, किसी को टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है, किसी को सपोज सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम। तो जिस किसी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है और इस टॉपिक का मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करें या फिर इस टॉपिक पे थोड़ी डीआई आप हमें करा दें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।